गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर। हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। काफी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है समीकरण। और इंग्लिश में अगर इसको हम बोलें तो उसका नाम होता है इंग्लिश में इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है इसका नाम? तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन, और हिंदी में हम इसको कहते हैं समीकरण। तो आपको इसका इंग्लिश नाम भी अभी के लिए याद रखना होगा, और हिंदी नाम भी, क्योंकि इस इंग्लिश के नाम से भी हम इसमें कुछ ना कुछ अभी सीख रहे हैं। तो अगर आपको इंग्लिश वाला नाम याद होगा तो आपको जरूर अच्छे से समझ आएगा कि क्यों आपको ये चीज याद रखनी है। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी हम आपके पास समीकरण के बारे में कहा गया है। एक समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ठीक है, एक समीकरण क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो क्या करता है? तो वो दो व्यंजकों की समानता दर्शाता है। अब ये व्यंजक क्या है? तो व्यंजक बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि दो तरह के व्यंजक होते हैं। कितने तरह के? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ हम रिवाइज करते हुए चलेंगे कि दो तरह के व्यंजक होते हैं। पहला होता है अंक गणित या अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं व्यंजक के बारे में। व्यंजक होते हैं दो तरह के, एक होता है अंकगणित व्यंजक और दूसरा होता है बीजीय व्यंजक। तो अब ये अंकगणित व्यंजक और बीजीय व्यंजक क्या है, तो इसके बारे में भी सीख लेते हैं बिल्कुल फटाफट से। ठीक है, तो होता क्या है, अंक गणित में बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, अंक गणित मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंक हो, संख्या हो, नंबर हो, उसको हम अंकगणित व्यंजक कहेंगे। और व्यंजक का मतलब है कि इसमें संक्रिया भी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे संक्रिया क्या होता है, तो सीख लेते हैं। संक्रिया होता है जो भी हम मैथ में ऑपरेशन यूज करते हैं। अब देखिए, गणित में 4 ही ऑपरेशन होती है। या तो गणित में जमा हो रहा होगा, या तो घटाव, या तो गुणा, या तो भाग। तो इन 4 कहते हैं संक्रिया। क्या कहते हैं? इन चारों को हम कहते हैं कि ये क्या है? गणित की संक्रिया है। और व्यंजक की बात करें तो अंक गणित व्यंजक में बच्चों एक तो आपके पास अंक होने चाहिए, और दूसरा आपके पास संक्रिया भी होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा, उदाहरण के लिए देखो, 16 - 11 जमा 10, ये बच्चों एक अंक गणित व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें अंक भी है और संक्रिया भी है। अंक 16 है, 11 है, 10 है, और संक्रिया की बात करूं तो माइनस है ना, प्लस है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे अंकगणित व्यंजक। और दूसरी की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं बीजीय व्यंजक। तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? तो इसमें होती है 3 चीजें। पहले अंकगणित व्यंजक में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, अंक और संक्रिया। लेकिन बीजीय व्यंजक में 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है बच्चों चर। ठीक है, तो होता है अचर। अचर। और नंबर 3 तो वही संक्रिया। ठीक है, नंबर 3 होती है संक्रिया। तो चलिए टर्म्स को भी एक एक करके समझते हैं। पहला चर, दूसरा अचर, तीसरा संक्रिया किसमें होता है? तो ये होता है बीजीय व्यंजक में। अंकगणित व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ अंक ही होंगे। तो चर क्या होते हैं? आपको देखो, आपने इंग्लिश में जो है वो एबीसीडी पढ़ी है सभी बच्चों ने, है ना। तो जब तक ये एबीसीडी आपको इंग्लिश में नजर आए तब तक आप इसको कहेंगे ये अल्फाबेट्स हैं। लेकिन जब आपको ये एबीसीडी बच्चों गणित में नजर आ जाए तो आप कहेंगे कि अब इनका नाम हमने बदल दिया और इनको हमने कह दिया चर। इसको, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, जब हमें वो गणित में दिखने लग जाते हैं तो हम उनको एक अलग नाम दे देते हैं, और उनका नाम होता है चर। ठीक है, और ये अगर चर है, अगर इंग्लिश वाली चीजें चर है तो गणित वाली चीजों को भी चलिए नया नाम देते हैं। अगर इंग्लिश वाली चीजों को हमने नाम दिया चर, तो गणित वाली चीजों नया नाम देते हैं। तो गणित में क्या होता है, सबको पता है, गणित में होती है सिर्फ संख्याएं। तो उन संख्याओं को हम कह देते हैं अचर। ठीक है, उन संख्याओं को हम कहते हैं अचर, और जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं चर। और संक्रिया, संक्रिया अभी अभी हमने सीखा, संक्रिया क्या होता है? तो प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी। अभी हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक कैसा दिखता है। क्योंकि हमने कहा कि बीजीय व्यंजक में 3 चीजें होनी चाहिए। तो पहला तो आप इसमें कोई संख्या लिख लो। मान लो मैंने संख्या लिख ली 5, और कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट या फिर चर लिख लो। वो मैंने लिख लिया x।
ठीक है, और कोई संक्रिया भी चाहिए तो संक्रिया मैंने लगा ली माइनस। तो ये मेरा बच्चों बन चुका है बीजीय व्यंजक। और ये कैसा था, तो ये था अंक गणित व्यंजक। तो बस ये दो चीजें थी। अगर आपको ये दो चीजें अच्छे से समझ आ चुकी हैं तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट किसी के मन में है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स में जाएं, सभी चैट में अपना अपना आंसर दें। चलिए, तो बहुत से बच्चों ने अभी वाई टाइप कर दिया है, क्योंकि ये समझना जरूरी है, क्योंकि समीकरण में हमारे काम में ये दोनों चीजें आने वाली है। चलो, तो अब देखते हैं अपनी समीकरण की परिभाषा को। तो समीकरण क्या करता है, दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। क्या करता है, दो व्यंजकों की समानता को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा तो वो भी हम पता कर लेते हैं। तो दो व्यंजक कौन कौन से, वो अंकगणित व्यंजक भी हो सकते हैं और वो बीजीय व्यंजक भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दो व्यंजक हो सकते हैं किसमें, समीकरण में। तो अभी देखते हैं इसके उदाहरण। ये देखो, यहां पर क्या है, यहां पर ये कह रहे हैं कि x जमा 2 बराबर है 0। क्या है यहाँ पर, x जमा 2 बराबर है 0। तो बताइए ये कौन सा व्यंजक है, ये किस तरह का व्यंजक है। अभी हम पीछे पढ़ के आए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। x जमा 2 किस तरह का व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। और अगर मैं बात करूं शून्य की, इसकी बात करूं तो ये किस तरह का व्यंजक है, अंकगणितीय। अंकगणित, ठीक है। बीजीय व्यंजक और ये है अंकगणित। तो क्या किया समीकरण ने, क्या किया समीकरण ने, इस बीजीय व्यंजक और इस अंकगणित व्यंजक के बीच में हमें समानता दिखाई। क्या दिखाई, समानता। अच्छा, किसकी मदद से इसने समानता दिखाई, देखो ये अकेला बीजीय व्यंजक था, ये अकेला अंकगणित व्यंजक था। ऐसी कौन सी चीज हमें यहाँ पे नजर आई कि हमने कहा कि ये दोनों समान है, किसकी मदद से। मैम जीरो के साथ कोई चर भी नहीं है और वो भी नहीं है मैम, प्लस माइनस। ठीक है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये वाली चीज जो है वो इसके समान है, ये मुझे कैसे पता लगा, इसकी मदद से, किसकी मदद से बेटा, करीना आपने लिखा है इसकी, अच्छा हाँ, वेरी गुड, किसकी मदद से, तो ये जो चिन्ह है, ये जो बराबर है का निशान है, इसकी मदद से मुझे पता लग रहा है कि ये वाली चीज इस वाली चीज के समान है, ये वाला व्यंजक इस वाले व्यंजक के समान है, किससे, तो बराबर है के इस निशान से। तो पहली बात जो हमने अपने समीकरण के बारे में सीखी, क्या सीखी, कि उसमें क्या होना चाहिए समीकरण में, समीकरण में कोई से भी व्यंजक होने चाहिए। नंबर एक, क्या होना चाहिए, व्यंजक होना चाहिए। फिर चाहे वो अंकगणित हो, चाहे वो बीजीय व्यंजक हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन व्यंजक होना चाहिए। नंबर दो, उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें बच्चों हमेशा बराबर है का निशान होना चाहिए। कौन सा निशान, बराबर है, ठीक है। ये दो चीजें सभी को याद रहेंगी। क्या होना चाहिए समीकरण में, या तो कोई ना कोई होना चाहिए। व्यंजक क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, अंकगणित व्यंजक बीजीय व्यंजक, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होना चाहिए। और साथ में बराबर है का चिन्ह या फिर बराबर है का निशान भी होना चाहिए। सबसे जरूरी होता है ये बराबर है का निशान। अगर ये नहीं होगा तो आप उसको समीकरण नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि समीकरण का मतलब है समान दर्शाना। कैसे समान दर्शाते हैं, इसकी मदद से। जब तक बराबर है का चिन्ह ही नहीं होगा तब तक वो बराबर कैसे माने जाएंगे। तो समीकरण में दो चीजें होंगी, एक तो व्यंजक कोई सा भी, बीजीय या फिर अंकगणित, ठीक है। बताइए ये दो चीजें सभी को समझ आ गई। उदाहरण हम करेंगे, अभी बस थ्योरी पार्ट बताइए, ये आपकी एक तरह से थ्योरी है, इसको बताइए। ये समझ आ गया तो उदाहरण करते करते फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कौन कौन सी, व्यंजक और दूसरा बराबर है का निशान। तो हम कहेंगे कि ये चीज यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। तो देखो, जब भी हमने बराबर है का निशान लगा लिया तो देखो यहाँ पर पहले तो समीकरण का होता क्या है, समीकरण के बच्चों दो पक्ष होते हैं, मतलब दो साइड होती है समीकरण के, हमेशा दो पक्ष होते हैं। पहला होता है बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और दूसरा होता है दायां पक्ष, राइट हैंड साइड वाला। तो चलो इसको चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। ये देखो, ये वाला जो पक्ष है यहां से यहां तक, इसको हम कहेंगे LHS या फिर लेफ्ट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि ये हमारे लेफ्ट हैंड, देखिए मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ये है,
तो मैं कहूंगी इसको कि ये कौन सा पक्ष है, ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष LHS, या फिर इसको हिंदी में कहें तो बायां पक्ष, है ना, बायां। चलो हिंदी में कहें तो ये है बायां पक्ष। तो ये पहला पक्ष है इसका, किसका, समीकरण का। और दूसरे की बात करें तो ये वाली चीज जो है ये है RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड। एंड नहीं, कुछ बच्चे इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, एंड नहीं होता, हैंड होता है। राइट हैंड की सीधे हाथ वाले तरफ का जो पक्ष है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, मतलब कि दायां पक्ष। और जो उल्टे हाथ की तरफ होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष। तो दो इसमें पक्ष होंगे, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। और क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पर, दोनों पक्षों के बीच में सदैव समानता का या समता का चिन्ह होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पीछे भी समझाया कि ये जो बराबर है का चिन्ह है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसमें, समीकरण में। जैसे ही नाम आ गया समीकरण, तो आप सबसे पहले किसकी तलाश करोगे, तो सबसे पहले आप तलाश करोगे इस बराबर है के चिन्ह की। अगर उसमें बराबर है का चिन्ह हुआ तो ही आप उसको समीकरण कहेंगे, नहीं तो आप उसको समीकरण नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। समीकरण का मतलब ही है बराबर है का निशान। पक्ष के बारे में हमने देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और सबसे जरूरी क्या होना चाहिए, बराबर है का निशान होना चाहिए। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि क्या इस पूरे समीकरण से हम समझ रहे हैं। चलो, x जमा 2 बराबर है 0। तो इसका मतलब क्या ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि x और 2, जब आप इस चीज को हल करोगे बच्चों, तो ये 0 या फिर 0 के बराबर आएगा। ये इन्होंने कह दिया, जब इन्होंने बराबर है कि उस पार 0 लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे कि x का कुछ ऐसा मान है, x के पीछे कोई ऐसा मान छुपा हुआ है जिसको 2 में जमा करने पर उत्तर 0 आएगा। और 0 ही आना चाहिए, आएगा नहीं, आना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब वो हो गया, मतलब कंपलसरी हो गया, जरूरी है कि 0 ही उत्तर आना चाहिए। क्योंकि इन्होंने कहा है कि बराबर है का निशान लगा दिया, एक बार 0 लिख दिया, तो इट मींस x की जगह पे वही अंक होगा, वही संख्या होगी जिसको 2 में जमा करने। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए, क्या मैं x -2 मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छी, -2। वेरी गुड। x की जगह पे क्या आएगा, तो x की जगह पे आएगा -2। क्यों, क्योंकि जब मैं x की जगह पे -2 लिखूंगी और 2 की जगह पे 2 लिखूंगी, तभी तो मेरा उत्तर 0 आएगा, है ना, तभी तो मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x की जगह पे -2 है। अब कैसे पता लगाना है, हर बार तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर अभी तो x और 2 है ना, अभी तो यहाँ पर x और 2 है, आपको समीकरण में ऐसा आ जाए y -1 5 8 0 बराबर है 1 9 9 9 8। तो ऐसे केस में आप कब तक इसको तुक्के से करेंगे, अभी तो हमें दिख रहा था कि 0 है, -2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं, वो हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। अभी के लिए हम बस यही सीख रहे हैं कि समीकरण होता क्या है, बनता कैसे है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने सीखा कि समीकरण में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और इसका मतलब क्या होता है। ये जो चीज लिखी गई है ये हमें क्या मैम ये समझा रही, कल सिखाओगे क्या? नहीं बेटा, अभी देखते हैं, अभी अगर टाइम बचेगा तो जरूर सीखेंगे। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ठीक है। इसमें जितना भी बेसिक है बच्चों वो हम सीखते हैं, क्योंकि जितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, मैथ आपका उतना स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। तो बस अभी बढ़ने वाले हैं आगे। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगी कुछ, तो अभी बस इतना ही हमने, अच्छा बताएं, अब सभी को ये चीज समझ आ गई कि समीकरण क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, यस ठीक है। मैम। यस मैम। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अब बिल्कुल ध्यान आपने देना है, 3 चीजें होती हैं, 3 तरह की चीजें होती हैं जो दिखने में कुछ कुछ लगभग लगभग सेम होती हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस अटेंड की थी वो बिल्कुल इनके बीच का फर्क समझ पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि वर्गमूल x लिखा गया है, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, ये एक बीजीय व्यंजक है। x जमा 2 लिखा गया है, ये एक बहुपद है, ठीक है। अब बहुपद और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं बच्चों, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लें कि ये बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद है। और तीसरी बात देखें तो ये x जमा 2 बराबर है 0, ये एक समीकरण है। कैसे मुझे पता लगा, कैसे मुझे पता लगा कि ये एक समीकरण है, क्योंकि इसमें क्या था,
मैम बराबर का चिन्ह बराबर का चिन्ह, बस आपने यही, मैंने कहा जब नाम आ गया समीकरण तो सबसे पहले तलाश करो इस चिन्ह की। जिसमें बराबर है का चिन्ह होगा उसको समीकरण कहेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको समीकरण नहीं कहेंगे। अब देखो बहुपद और समीकरण में फर्क किस बात का निकला, ये भी तो x जमा 2 था, ये भी तो x जमा 2 ही था, किस चीज का फर्क निकला, तो बस इस चिन्ह का, कि यहाँ पर बराबर है 0 लिखा था और यहाँ पर जो है वो बराबर है 0 नहीं लिखा था। ठीक है, तो बस यही होता है समीकरण में बराबर है का निशान सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। अच्छा, पोल में आंसर कैसे देना है, नए बच्चे ध्यान से सुने जिन्होंने आज क्लास को पहली बार अटेंड किया है। सबसे पहले बच्चों आपको आपके फोन की स्क्रीन के सबसे कोने में इस तरफ ऐसे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, सभी को दिख रहे हैं, 3 बिंदु दिख रहे हैं, उस पे आप क्लिक करो, उसको उस पे क्लिक करो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, है ना, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने ऐसे आ जाएंगे, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, जहां पर एक त्रिभुज बना है, एक सर्कल बना है, एक वर्ग बना है और नीचे लिखा है एक्टिविटी। सभी को समझ आया? जिन बच्चों को भी मैं बता रही हूँ, अगर आपको समझ आया तो बेटा माइक ऑन करके एक बार यस बोलते जाए साथ साथ। मैम यस मैम अब बिल्कुल समझ आ गया। क्या कोई ऐसा है जिसको एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं दिख रहा? क्या किसी बच्चे के उसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा? अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो बेटा आप पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा पोल एक्टिव, ऐसा आपको नजर आएगा पोल एक्टिव। ठीक है, उसके आगे ऐसा डॉट भी बना होगा, फिर आपने इस पर क्लिक करना है। पोल एक्टिव पे आप जब क्लिक करेंगे, अभी आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई पोल एक्टिव ही नहीं है। जब मेरी तरफ से पोल एक्टिव होगा तो आप इस पे क्लिक करोगे बच्चों, तो आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको नजर आएंगे जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब जो आंसर होगा वो यहाँ पर नहीं लिखा होता, वो आपको स्क्रीन पर देख के ही डिसाइड करना होता है। अपना आंसर स्क्रीन पर देख के डिसाइड कर लेना, फिर इन ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ठीक आपको लगता है उस पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर जो है वो वोट पर भी आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर मुझ तक पहुंचेगा। ठीक है, 3 डॉट 3 बिंदु पे जाएंगे, फिर एक्टिविटीज पे जाएंगे, फिर पोल एक्टिव पे जाएंगे, 4 ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से जो आपको ठीक लगता है उस पर क्लिक कर देना, फिर वोट पे जरूर जरूर क्लिक करना, इस पर क्लिक करोगे तभी आपका आंसर मुझ तक पहुंच पाएगा। चलिए तो अभी करते हैं एक सवाल पोल सेक्शन में। पहले सवाल को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है, और माइक उस दौरान कोई ऑन नहीं करेगा, माइक ऑन करके कोई अपना आंसर जो है वो नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लास का एक रूल है, क्योंकि ये आपका टेस्ट एक तरह से हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से उत्तर देना है। आपसे पूछा गया है x जमा 2, ठीक है बेटा माइक ऑफ रखें, प्लीज माइक ऑफ रखें, बराबर है 4, x जमा 2 बराबर है 4 लिखा गया है। आपसे पूछा है क्या यह एक समीकरण है, आपसे पूछा गया है कि क्या ये एक समीकरण है, तो आपने बताना है यस या फिर नो। अगर आपका जवाब हाँ है तो ऑप्शन नंबर ए पे आप सभी टिक करेंगे, फिर वोट करेंगे। अगर आपका आंसर नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आपने आंसर देना है। अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वो स्टेप्स फॉलो करें। अगर आंसर है हाँ तो ऑप्शन नंबर ए, आंसर है ना तो ऑप्शन नंबर बी। किसी बच्चे को अगर पोल में आंसर देना अभी भी नहीं आ रहा तो माइक ऑन करके पूछें, बाकी बच्चे माइक ऑफ ही रखेंगे। ठीक है, त्रिपाठी जी के नाम से जो है बेटा आपका माइक ऑन है। आ रहा है क्या है बेटा? मैम, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा ढंग से, तो दिख नहीं रहा स्क्रीन पूरी, मतलब वो दिख नहीं रहा कुछ। बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, क्या पता थोड़ा सा नेटवर्क इशू ठीक हो। एक बार ये ट्राई करें, क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करें। ठीक है, ओके मैम। चलिए अभी 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और आज मैं क्लास में देख पा रही हूँ तो इतने सारे बच्चे हैं भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, स्नेहा मैम ने आपको बोला इसलिए आप सभी आए हैं। रोज बच्चों क्लास में आया करें, अगर आपको लगता है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा या कुछ फीडबैक आपका हो टीचर के लिए या मतलब पढ़ाने के कंटेंट के लिए तो जरूर बताएं। ठीक है, आप सभी का फीडबैक बहुत मैटर करता है। तो अभी मैं क्लास में देख पा रही हूँ 56 स्टूडेंट्स हैं, 56 बच्चे हैं, जिसमें से
39 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, जिसमें से 36 बच्चों के आंसर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, पर कोई बात नहीं, बहुत से बच्चों की आज पहली क्लास है इसलिए ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में है 56 बच्चे, 56 स्टूडेंट्स, तो मतलब 16 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना अपना आंसर दे दें, ठीक है। अभी 41 बच्चों के आंसर आ गए, बहुत अच्छे। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा पोल में आंसर देना तो प्लीज मुझसे पूछें बच्चों, अपना माइक ऑन कर लो, मुझसे पूछ लो। फिर से मैं बताती हूँ आपको, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करो, सबसे लास्ट में 3 बिंदु है, उस पर क्लिक करना है, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। उसके बाद फिर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका आंसर है हाँ ये एक समीकरण है तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करो, अगर आपका आंसर है नहीं ना ये समीकरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक करो, फिर वोट पे जरूर क्लिक करना है। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, वोट पे जरूर क्लिक करें। अभी 42 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो चलिए अभी करते हैं हम 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया वो 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे दीजिए, फिर हम पोल को एंड कर देंगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी बच्चों पोल एंड हो चुका है। 43 बच्चों ने आंसर दिया था, जिसमें से 38 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए वो चैट में अपना आंसर दे सकते हैं। क्या ये एक समीकरण है? कौन बताएगा, फटाफट से बताएं। यस मैम मैम, है। बराबर का चिन्ह है यस इसलिए। यस मैम है, यस मैम बराबर है। इसमें है, है। क्योंकि इसमें मैम बराबर है। समीकरण के नाम पे हम सबसे पहले बराबर का मैम। चिन्ह देखेंगे इसलिए। हाँ, बराबर का, वेरी गुड, बराबर का चिन्ह देखेंगे, बराबर है अगर होगा तो समीकरण होगा, बराबर है नहीं होगा तो समीकरण भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लें, कोई डाउट नहीं है तो अपने अपनी चैट में वाई टाइप कर दे। अगर कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लो, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। बहुत से बच्चों ने वाई लिख दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी आप सभी के सामने एक और सवाल आने वाला है, वो उसका आंसर भी पोल सेक्शन में ही देना है, तो इसलिए अभी आपकी चैट फिर से बच्चों ऑफ होने वाली है, ठीक है। हिमराज ने आपके साथ क्लास को ज्वाइन कर दिया है सचदेव, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। निम्न में से समीकरण को पहचानिए। अब आपने बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन है जिसको आप समीकरण कहेंगे। ऑप्शन ध्यान से सुन ले, मैं लिख देती हूँ क्योंकि छोटा छोटा आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा मैं इसको लिख लेती हूँ। पहला ऑप्शन है y-2, ऑप्शन नंबर बी है y² -3y जमा 4, ऑप्शन नंबर सी है y-6 बराबर है 0, ऑप्शन नंबर डी है y जमा 6। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। अच्छा, तो हम क्वेश्चन कर रहे थे पोल में, आपने इसका आंसर देना है, ठीक है। तो मैं अभी पोल ऑन कर देती हूँ, वहां पे सभी इसका आंसर देंगे। दोबारा से आपको मैं क्वेश्चन समझा दूंगी, लेकिन अभी आप अपनी तरफ से इसको आंसर आप दे दी जिन बच्चों को समझ आ गया है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो दोबारा से इसको मेरे साथ समझेंगे। चलो, निम्न में से कौन एक समीकरण है, आपने उसकी पहचान करनी है। कौन इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन कहेंगे, वो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बच्चों मैंने लिख दिए हैं स्क्रीन पर, आप अपना आंसर दे सकते हैं, वेरी गुड। 22 बच्चों के अभी आंसर आ चुके हैं, 22 स्टूडेंट्स के आंसर, 23 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में मैं देख पा रही हूँ हमारे पास अभी जो है वो 52 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 31 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कई बच्चे कोशिश करें बेटा माइक ऑफ रखें, देखिए बहुत से नए बच्चे क्लास में आज आए हैं, तो रूल्स मैं आपको बता दूं कि माइक बच्चों ऑफ रखना है, ठीक है। अभी पोल में आंसर हो रहा है तब तो आपने बिल्कुल ऑफ ही रखना है। चलिए, अभी 34 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से आपको बताऊं तो 29 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन
अभी थोड़े से बच्चों ने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर सभी देंगे, ठीक है, पोल में आंसर सभी देंगे बच्चों। सही गलत बाद की बात है, सबसे मेन क्या है कि आप आंसर दें, अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कभी नहीं डरना है, आंसर दो, सही होगा गलत होगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो 37 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, जिसमें से 30 बच्चों के आंसर सही है, 30 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन 7 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। अभी मैं देख पा रही हूँ तो क्लास में है पूरे 51 स्टूडेंट्स। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया प्लीज बच्चों आंसर दे दे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा कि पोल क्या है, पोल में आंसर कैसे देना है, तो मुझसे जरूर पूछें, माइक ऑन करके पूछ लें कि किसी बच्चे को इसमें डाउट है। चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, अभी के लिए पोल एंड हो चुका है। 39 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके थे, जिसमें से बहुत से बच्चों का सही था, लेकिन कुछ एक बच्चों का गलत भी हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अपना मैम मेरा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट इक्वल का आंसर। साइन ढूंढना था, रीजन भी बताएं, रीजन भी बताएं। इक्वल का साइन ढूंढना था बस। हाँ वेरी मैम, गुड। मेरी बात सुने, इक्वल टू का साइन तो ढूंढना है, लेकिन सिर्फ वही नहीं ढूंढना है, और भी देखना है, पूरी इक्वेशन को देखना होता है। तो ये पूरा सेट जो है वो मिलके समीकरण बना रहा है, ठीक है, पूरा सेट, सिर्फ बराबर है का चिन्ह नहीं, हाँ पर बराबर है का चिन्ह होना जरूर चाहिए, लेकिन सिर्फ इसी को नहीं ढूंढना है, बल्कि पूरा ये देखना होता है शुरू से। तो ये हमें यहाँ पर क्या ये कह रहे हैं कि y में कोई ऐसी संख्या छुपी है जिसमें से जब आप 6 को माइनस करोगे तो आंसर में 0 आ जाएगा। तो बताइए y में ऐसी कौन सी संख्या छुपी? -6। नहीं बेटा, -6 करेंगे, -6 करेंगे वो तो अच्छा, माइनस का 12 आ मैम जाएगा। प्लस का 6 वेरी गुड, बहुत अच्छे, प्लस का 6 छुपा हुआ है, देखिए 6 - 6 करेंगे तो ही तो 0 आएगा। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, ऑप्शन नंबर सी। अभी एक और सवाल है, उसका आंसर भी बच्चों आपने पोल सेक्शन में ही देना है। तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलो, निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। फिर से सवाल वही है, बस ऑप्शन बदल दिए गए हैं। क्या आपने पहचानना है? समीकरण को पहचानना है। ऑप्शन में लिख देती हूं, ध्यान से देखिएगा। z की घात 4 माइनस z की घात 2 माइनस 1, y की घात 2 माइनस 3 y जमा 4 और x माइनस 1 बराबर है 2y और y जमा 6 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 6 या y माइनस 6। ठीक है, अभी करते हैं इसको। तो इसका आंसर भी आप सभी ने पोल में ही देना है, जो कि आपको बस थोड़ी ही देर में नजर आ जाएगा। तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें। अभी आप सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बिल्कुल सोच समझ के आंसर दें, कोई किसी बात की जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो तो अभी 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अभी 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास में हैं, जिसमें से 31 बच्चे आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी अच्छा सभी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अभी 35 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 36 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 37 37 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 50 में से 37 बच्चे आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। मैंने कहा सही उत्तर हो गलत उत्तर हो बहुत बाद की बात है, पर अटेम्प्ट सभी करें, क्वेश्चन को हल करके उसका उत्तर सभी दें। ठीक है, चलिए अभी 39 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 11 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो प्लीज बच्चों सभी के सभी अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दें। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो मुझसे पूछें। ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपको आपके फोन की स्क्रीन पर सबसे कोने में 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उस पर क्लिक करो।
सभी बच्चे उस पर क्लिक करो 3 बिंदुओं पर। उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पे। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आपको नजर आ जाएगा वन पोल एक्टिव, उस पे क्लिक करो। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। आपके हिसाब से जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में सही उत्तर लिखा गया है उसको क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करो। ठीक है, चलिए अभी 41 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 42 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 42 में से 36 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 6 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। चलो अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चों, पोल अभी आपके एंड हो चुका है। अब जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए वो चैट में अपना आंसर दे दो। मैम इसका आंसर सी है। इसका आंसर भी सी है, बहुत अच्छे। इसका आंसर भी सी है, क्यों? क्योंकि इसमें देखिए तो बराबर है का चिन्ह इक्वल छुपा का था। निशान मैम, किसका बेटा? इक्वल का निशान। इक्वल। हाँ, ठीक है, इक्वल का। Yes, x ma'am. + 1 इज इक्वल टू 2y, x जमा 1 बराबर है 2y के। जबकि अगर, अच्छा चलो, ये तो आपने कहा कि ये एक समीकरण है, ठीक है, आपने कहा ये समीकरण है, मैंने कहा ठीक है। अब बाकी ये जो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, इसका नाम क्या होगा? मैम पहले वाले का शायद व्यंजक होगा। हाँ, व्यंजक भी ठीक है, और इसका एक और नाम भी होगा। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस लगाई है वो बच्चे बताएं क्या कहते हैं हम इसको? बहुपद। मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। बहुपद। वेरी गुड, इनको हम कहते हैं मैम बहुपद। हाँ, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में बराबर है का निशान नहीं होता, लेकिन समीकरण में बराबर है का निशान होता है। ठीक है, ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद और है। मैम चलिए, सेकंड वाला द्विपद। सेकंड वाला द्विपद नहीं है। देखो इसमें 1, 2, 3 3 पद है, तो ये द्विपद नहीं, ये है त्रिपद। ठीक है, त्रिपद। हाँ, और ये भी त्रिपद, ये भी त्रिपद। ये क्या होगा इसका बताएं? मैम द्विपद है। द्विपद नहीं हो सकता ये मैम मेरे को लगता है a+b का वो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। हाँ, वो इसमें लग जाएगा, तो फिर ये द्विपद बन जाएगा शायद। हाँ, ये द्विपद बन सकता है। ठीक है, ये भी आपका यस सही है। मैम। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हमने पढ़ा कि समीकरण क्या होता है, वो समीकरण जो है वो कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या है, कैसे उसको पहचाना जाएगा, वो भी हम इसमें हमने सीख मैम लिया। हाँ जी बेटा। इक्वल से पहचाना जाएगा। हाँ, बराबर है के चिन्ह से ये पहचाना जाएगा। अभी बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे समीकरण के प्रकार। जैसे हमने बहुपद के प्रकार पढ़े थे, वैसे ही समीकरण के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो इसका भी पहला प्रकार है रैखिक समीकरण, दूसरा है द्विघात समीकरण, और तीसरा है त्रिघात समीकरण। जैसे रैखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद था, त्रिघात बहुपद था, वैसे ही अब समीकरण के प्रकार है। नाम बिल्कुल सेम है, क्या होगा उसमें? तो बराबर है का चिन्ह और घात। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अब देखिए इसमें इतने सारे शब्द हैं, हर एक शब्द का एक मतलब यहाँ पर निकल रहा है। तो पहले चलो इसको तोड़ते हैं, क्या ये कह रहे हैं, पहले तो इसको तोड़ते हैं हम। सबसे पहले कहा इन्होंने कि एक चर। क्यों बेटा, आप क्लास क्यों नहीं ले सकते? कोशिश करें, देखिए लाइट ना होने पर मैं भी कितनी कोशिश कर रही हूँ क्लास लेने की, तो आप भी कोशिश करें प्लीज। ठीक है, एक चर, पहला इन्होंने लिखा कि क्या होना चाहिए? एक चर। दूसरा इन्होंने लिखा कि रैखिक। ठीक है, और तीसरा इन्होंने लिखा यहाँ पर समीकरण। तो 3 चीजें यहाँ पर है। अगर हमें इन तीनों का मतलब समझ आ गया तो हमें इस पूरी लाइन का मतलब भी समझ आ जाएगा। चलो सभी बच्चे बताइए, चर हमने किसको कहा था? कौन था जो हमें गणित में दिखाई दिया और हमने उसको नाम दे दिया चर? हाँ, ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ABC से लेकर, पूरा नहीं बेटा, सिर्फ XYZ नहीं, ABC से लेकर के पूरा XYZ तक। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? चर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कितने चर होने चाहिए? मैम एक। सिर्फ और सिर्फ एक। कितने चर होने चाहिए? सिर्फ और एक सिर्फ मैम। एक चर होना चाहिए। ठीक है, और अगर उसके बाद हम देखते हैं नीचे, एक मिनट, सिर्फ और सिर्फ एक चर हो, और दूसरी बात ये कह रहे हैं रैखिक। तो चलिए, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस लगाई थी उन्हें पता है कि वन। रैखिक मतलब वन। घात में कितना। सबसे बड़ी घात 1। वेरी गुड। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए, 1। 1 कहते हैं रैखिक। ठीक है,
सीखेंगे अभी, इनके उदाहरण करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले थ्योरी समझते हैं हम, फिर हम उदाहरण करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? तो सबसे बड़ी घात होनी चाहिए एक, उसको हम कहेंगे रैखिक। और समीकरण तो सभी को, आज जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन की सभी को पता है। समीकरण मतलब जिसमें Equal. व्यंजक भी हो, क्या हो? जिसमें व्यंजक भी हो और क्या हो? बराबर का निशान। बराबर का साइन। ठीक है, बराबर का निशान। तो अब जिसके बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए। कितनी? तीन। पहला ये कि सिर्फ एक ही चर होना चाहिए, दूसरा ये कि वो रैखिक होनी चाहिए, तीसरा ये कि वो समीकरण होना चाहिए। तीन चीजें उसके पास होनी चाहिए। तो ये थी थ्योरी। अब देखते हैं इसके उदाहरण, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। चलिए, ये कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है? तो जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या होनी चाहिए? चर की अधिकतम घात। अच्छा, एक बात सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी बहुपद की घात की बात करते हैं, किसी समीकरण की घात की बात करते हैं, किसी व्यंजक की घात की बात करते हैं, तो हम हमेशा उसमें उपस्थित चर की घात को ही देखेंगे, ठीक है। अब इसको भी उदाहरण से हम समझेंगे। सबसे पहले सभी को क्लियर हो चुका है, चर मतलब ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, सिर्फ इसी की घात देखनी है हमने, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 4 की घात 2 एक्स की घात 2 जमा 9 की घात 4 एक्स की घात 5। बताइए यहाँ पर चर की घात कितनी कितनी है? मैम 3। मैम 3 नहीं है, 3 तो किसी की भी नहीं है। मैम 2। एक्स की 2 एक्स की 5। 1 की 2 और 1 की 5, क्योंकि चर क्या होता है? इंग्लिश के अल्फाबेट्स को ही चर कहते हैं। वो है यहाँ पर एक, यहाँ पर दूसरा। इनको भी नहीं देखना है, इनकी भी घात को देखना है। तो घात देखो, एक तो 2 थी और एक 5 थी। तो इस अचर से या इस संख्या से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी बात आएगी बहुपद की घात या समीकरण की घात में, तो हमें हमेशा चर की घात को ही देखना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि समीकरण क्या होगा? जिस समीकरण में चर की घात एक होगी, सबसे बड़ी घात जिस समीकरण में चर की एक होगी, उसी को रैखिक समीकरण कहेंगे। देखते हैं इसके उदाहरण। देखो, ये x माइनस 1 बराबर है 2। सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि क्या ये एक समीकरण है? यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस, हाँ, ये क्या है? यस तो ये मैम। एक समीकरण है। और इसमें देखो तो इसमें घात, इस समीकरण की घात कितनी है? मैम 1। मैम एक। इस समीकरण की अगर, हाँ, इस समीकरण की अगर हम घात की बात करें तो कितनी है? वो है 1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये है y प्लस z बराबर है 5। तो क्या ये एक समीकरण है? तो हम कहेंगे हाँ, ये भी एक समीकरण है। और इसमें सबसे बड़ी मैम बात कौन सी है? 1। 1। तो देखिए, आते हैं हम घात की बात। घात बराबर है पहले वाले की भी 1, घात बराबर है दूसरे वाले की भी 1, ठीक है। और इसकी बात करें तो y बराबर है 5। इसमें बताएं, इसमें कितनी घात है? मैम एक। इसकी पूरी होगी। अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है, तो मेरी तरफ से अभी बाय नहीं है। अभी हम पोल में भी क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहें। तो बस यही था इसमें कि चर मतलब घात 1 होनी चाहिए, उसको हम रैखिक कहते हैं। जिसमें घात कितनी हो? सिर्फ 1 हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूं, अगर मैं ऐसे लिख लूं x का स्क्वायर जमा 5 बराबर है 0, तो ये एक समीकरण तो है, मुझे पता है ये एक समीकरण है, यस। लेकिन क्या ये रैखिक समीकरण है? नो नो मैम। मैम। रैखिक नहीं है। क्यों ये नहीं है? क्योंकि द्विपद होगी मैम शायद। दो है। द्वि ठीक था, लेकिन पद नहीं, घात, ठीक है, द्विघात। द्विघात, सॉरी। हाँ, द्विघात समीकरण आपने ठीक कहा ये। तो इसलिए ये रैखिक नहीं है, क्योंकि इसमें घात में कितना आ गया? इसकी घात में अब 2 आ गया। और रैखिक कहता है कि घात में हमें सिर्फ 1 ही चाहिए, एक उसके होना है। अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये था रैखिक के बारे में और समीकरण के बारे में। अब देखते हैं आगे क्या है। तो अब ये कह रहे हैं एक चर वाले ही, मतलब कि चर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो इसके भी उदाहरण कर लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 5x जमा 6। इसमें कितने चर हैं? मतलब इसमें कितने इंग्लिश के अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं? एक। मैम एक। उसका नाम क्या है? एक्स। x, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो 9
वाई स्क्वायर जमा 5x बराबर है, भी लगा देते हैं दुई 0 चर बराबर मैम। है। इसमें कितने चर हैं? मैम मैम बस दो दो चर, y और x। नाम क्या है उनके? y और y x। और x। वाई और उदाहरण कर एक्स। लेते हैं। हाँ 10 a की घात 3 जमा 9 a की घात 2 जमा 8 a। बताइए इसमें कितने एक। चर हैं? मैम 3। मैम 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 पर 3 पर 1 के। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं 3, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, लेकिन इसका जवाब होगा 1। क्यों? क्योंकि होता क्या है मैम बच्चों, क्योंकि चर। एक हाँ, a है ना, तो एक ही क्योंकि कहेंगे। जब हम इसके नाम लिखेंगे तब हम ए ही लिखेंगे। आप अगर 3 कहोगे तो आपको तो यहाँ पर 3 अलग अलग नाम चाहिए। तो होता क्या है, जब तक चर समान है तब तक हम उसको एक ही चर कहते हैं। जब तक यहाँ पर ए लिखा जाएगा तब तक हम इसको एक चर वाला समीकरण ही कहेंगे। फिर चाहे इस ए को हम 100 बार क्यों ना लिख लें, अगर हम इस ए को यहाँ पर 100 बार भी लिख ले बच्चों, तब भी हम कहेंगे कि ये एक चर वाला समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर चाहे जितनी मर्जी बार लिखा है तो एक ही है, तो ए ही। तो बस हमने देखा यहाँ पर ए नाम था ए, तो कितने हुए? सिर्फ और सिर्फ एक। ये सभी को समझ आया? फटाफट से बताएं, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। ठीक है, देखो एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं पोल में क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैं लिखूं 9y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y, और अभी खत्म नहीं हुआ है, माइनस 8y की घात 5, बताएं तो ये कितने, अच्छा बराबर है 0, ये कितने बराबर चर 0। वाला समीकरण है? एक। ठीक है, ये भी कितने चर वाला मैम समीकरण है? एक तो ये चर। भी एक ही चर वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें कितने चर है मैम एक है। और उसका नाम क्या है? वाई। मैम y। ठीक है, चलिए तो अब एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसा दिखेगा उसके बारे में देख लेते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण, देखो उसमें अब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस समीकरण में एक ही चर हो। क्या हो? एक ही चर हो, और उस चर की घात भी एक ही हो। चर भी एक, और साथ में बराबर है का निशान। 3 चीजें आप ढूंढोगे और फिर जैसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा कि x की घात 2 माइनस 2 बराबर है 7, और ये कह रहे हैं कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण है इसका? दो है उसमें। उसमें 2 है। क्या कहा? चर भी एक, मैम सही वाले में सेकंड वाला समझा दो, मेरे को समझ नहीं आया। ये वाला। मैम सेकंड वाला, सेकंड उधर वाला। ठीक है, हम समझेंगे अभी इसको समझ ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये भी समझ नहीं आया होगा, है ना। तो पहले इसको समझेंगे, फिर जरूर सेकंड भी समझेंगे। चर भी एक होना चाहिए और उस चर की घात में भी एक होना चाहिए, लेकिन और साथ में क्या होना चाहिए? बराबर का निशान। ठीक है, 3 चीजें अब आपने ढूंढनी है। चर भी एक ही हो, मतलब सिर्फ एक चर हो, ठीक है। घात में भी एक हो, लेकिन इसकी घात में कितना आ गया? 2। तो इसलिए हम कहेंगे ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अभी देखते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर, हाँ आपने कहा सेकंड वाला समझाइए। तो देखिए, ये था y प्लस जेड बराबर है 5। तो पहली कंडीशन हम क्या कहते हैं कि चर एक होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक ही चर है? नो नो मैम। मैम। चर है, यहाँ पर तो 2 चर है। तो इसने पहली कंडीशन को ही जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसलिए ये गलत। पहली कंडीशन इसने पूरी नहीं की, तो इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं, सॉरी समीकरण नहीं कहेंगे। बेशक इसमें घात दोनों के पास एक थी, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, और बराबर है का चिन्ह भी है, लेकिन चर भी एक ही चाहिए था। चर कितने हैं इसमें? 2। ठीक है, तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, और अच्छे से उसको समझिएगा, उसके बाद ही आंसर देना है। अभी बच्चों क्लास को लेफ्ट ना करें, एक क्वेश्चन रहता है वो हम पोल में करेंगे, उसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी चैट ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से एक चर वाला रैखिक समीकरण, अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अच्छे से इसको समझें, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण,
तो मैं आपको यहाँ पर कंडीशन लिख के दे दूंगी, आपने देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन पूरी हुई। पहली बात, एक ही चर हो, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, घात भी कितनी होनी चाहिए, तो घात होनी चाहिए 1। और नंबर 3 क्या था, बराबर का निशान। तो जिस भी ऑप्शन में ये तीनों चीजें हैं वही आपका राइट आंसर होगा। रैखिक समीकरण को पहचानना है कैसा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, चर भी एक, उसकी घात भी एक, उसमें बराबर का निशान। तो अभी देखिए पोल आपके सामने नजर आने ही वाला है। अगर आप चाहते हैं मैं ऑप्शन बड़े बड़े लिखूं तो वो भी मैं लिख लेती हूँ, तो अभी आंसर मत देना, पर पोल ऑन हो चुका है, जिनको समझ आ गया वो आंसर दें। ऑप्शन नंबर ए है x जमा 1 बराबर है 0। ऑप्शन नंबर बी है x जमा 1 बराबर है y। ऑप्शन नंबर सी है x माइनस 5 बराबर है z। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 2 माइनस 1 बराबर है 0। चर भी एक हो, घात भी एक हो और बराबर का निशान भी हो, उसको आप सभी बच्चे ढूंढेंगे और अपना आंसर जो है वो पोल में जाकर के देंगे। तो मैं अभी देख पा रही हूँ 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है आएगा। और 17 बच्चों के प्लस आंसर नहीं आएगा बिल्कुल उसमें। ठीक। बेटा क्या कह रहे हैं आप? मैम उसमें प्लस नहीं आएगा, माइनस है ए में। एक मिनट, माइनस है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, प्लस माइनस का वैसे इसमें इतना रोल है नहीं, पर ठीक है आपने देखा, वेरी गुड। चलो तो क्या है इसमें, माइनस x माइनस 1 बराबर है 0, x प्लस 1 बराबर है y, x माइनस 5 बराबर है z और x स्क्वायर x की घात 2 माइनस 1 बराबर है 0। अभी मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो 29 बच्चों ने आंसर दे दिया, जिसमें से 27 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 28 बच्चों के बिल्कुल ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं। 33 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, क्लास में हमारे पास 44 स्टूडेंट्स हैं, तो 34 बच्चे आंसर दे चुके हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं तो वो भी अपना आंसर दे दें, करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 37 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 38 बच्चों ने आंसर दे दिया था, जिसमें से 34 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। 3 बच्चों ने थोड़ी सी गलती कर दी है, कोई बात नहीं। बताएं आप, आंसर ए आंसर है मैम ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो मैम ये इसमें मैम चर भी एक है, नाम बताएं उस चर का, एक्स मैम। x, यस मैम और उस x की घात भी कितनी है, एक एक, मैम। और एक। बराबर है का निशान भी, ठीक है, ऑप्शन बराबर नंबर है। ए सही। अच्छा बी गलत क्यों है, मैम क्योंकि क्योंकि इसमें दो तरह हो गए, 2 चर हो गए, x और कर y, मैम कितने इसमें चर हो गए, 2। एक्स और वाई, बी गलत क्यों है, वही है। उसमें भी दो थे। एक्स और इसमें भी जेड है 2 चर इसमें। है, x और z। डी गलत क्यों है, क्योंकि क्योंकि उसकी घात 2 है। इसमें स्क्वायर है। घात 2 है, वेरी गुड, इसमें घात आ गई 2 और हमने क्या कहा था कि घात में भी एक ही होना चाहिए। तो चलिए बच्चों अभी, अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं पहले तो। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें, लेकिन किसी का डाउट नहीं है अगर तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके मैडम जी। ओके बाय। बाय बच्चों।